Let's now discuss the questions from section B for set number 1. तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 वो है रिएक्शंस ऑफ विच ऑर्डर विल शो द रेट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, कुछ चीजें सेकंड ऑर्डर की पूछ ली जाती हैं. अब इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. द आंसर इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. लेट अस सी हाउ. तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कुछ ना कुछ पावर, और यही जो पावर है वो होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब हमने बोला जीरो ऑर्डर, इसका मतलब हम n की जगह पर जीरो प्लेस कर देंगे. जैसे ही जीरो प्लेस करेंगे ये आ गया कंसेंट्रेशन ऑफ r की पावर जीरो. अब किसी भी टर्म की पावर जब जीरो होती है दैट इज इक्वल टू 1, तो कंसेंट्रेशन गायब हो गया. इनिशियली हमने कंसेंट्रेशन वाली टर्म ली थी, बट जब हमने पावर को जीरो रखा तो कंसेंट्रेशन गायब हो गया, यानी कि जो रेट है, रेट इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन. तो ऐसा किस केस में हुआ? ऐसा हुआ जब पावर जीरो है यानी कि ऑर्डर जीरो है. हेंस द आंसर इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अगर ऑर्डर वन होगा तो यहाँ पावर वन आएगी. इन दैट केस रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन. ऐसी सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पावर टू हो जाएगी तो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड पावर ऑफ कंसेंट्रेशन. अभी फिलहाल इंडिपेंडेंट था तो आंसर इज जीरो. ये कुछ एग्जांपल्स हैं विच यू आर सपोज टू लर्न और रिमेंबर. एक है फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, लाइक H2 प्लस Cl2. ये दोनों गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस HCl, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया. तो अमोनिया में अगर हम एक कैटलिस्ट ऐड करके हाई प्रेशर लगाते हैं ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू नाइट्रोजन गैस एंड डाइहाइड्रोजन गैस. ये भी जीरो ऑर्डर की ही रिएक्शन होती है. एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस लाइक जब हम इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कराते हैं इनटू इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ये भी जीरो ऑर्डर का ही एग्जांपल है. अब यहाँ पे देखकर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा बिकॉज जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल होता है. सो जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन हम लोग ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते यहाँ पर क्या होगा. तो यू आर सपोज टू रिमेंबर ऑल दीज एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. State the condition under which a biomolecular reaction may be kinetically a first order reaction. तो यहाँ पर अब बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो कि जनरली होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. बायोमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ? जहां दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए. बिकम्स काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इन लार्ज एक्सेस. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अगर एक रिएक्टेंट काफी ज्यादा एक्सेस में है इन कंपैरिजन टू द अदर, तो जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है उसको हम लोग इग्नोर करके चल सकते हैं. तो पहले समझ लेते हैं ऐसा क्यों. एक बाल्टी पानी में से मान लो आप एक ड्रॉप पानी की निकाल भी दोगे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो याद रखना जो भी रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में है उसमें ज्यादा कुछ चेंज आता नहीं है. वहीं अगर कोई चीज बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है उसमें आप चेंज करो तो आपको तुरंत दिखाई देगा कि ये चीज चेंज हो गई है. तो एग्जाम्पल हमने लिया A प्लस बी गिव्स जो भी प्रोडक्ट हमको मिल रहा है. अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, इनके हिसाब से थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए क्योंकि जो रेट है रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ दीज रिएक्टेंट्स. लेकिन अगर हम मान ले कि जो बी है इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा होगी कंसेंट्रेशन तो इसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा, तो इसकी कंसेंट्रेशन को हम कांस्टेंट यानी कि 1 मान करके चल सकते हैं. इन दैट केस क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है एक तरीके से, हमने इसको कांस्टेंट माना, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या हो जाएगा? न्यू कांस्टेंट. आप चाहो तो ऐसे 1 लिखो या सीधा इसको आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो. ठीक, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट विल बी अ न्यू कांस्टेंट जिसको हमने के डैश से रिप्रेजेंट कर दिया इंटू ए. अब क्या हुआ? रेट के साथ सिर्फ एक ही रिएक्टेंट आ रहा है तो यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है. ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. जो हमें देखने में लगती हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं, बट एक रिएक्टेंट के एक्सेस में होने की वजह से दे बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. दे आर स्यूडो या फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. तो पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट CH3COOC2H5. ईस्टर है ये इथाइल एसिटेट. इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करवाएं और वाटर को एक्सेस में ले लें तो ये प्रोडक्ट हमको क्या क्या देगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, दूसरा इथेनॉल देगा. अब दिखने में तो दो मॉलिक्यूल्स हैं बट दिस इज इन एक्सेस, दिस विल बी इग्नोर्ड. तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ऑर्डर, देयरफॉर दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ऐसे ही होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज क्या हो गया? C12H22O11.
ठीक है, जिसको हम केन शुगर भी बोलते हैं, इसका भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं वेयर वाटर इज टेकन इन एक्सेस, दिस विल ब्रेक इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब क्योंकि ये एक्सेस में है, इसको इग्नोर कर देंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, तो जो कंसेंट्रेशन है वो इसी में चेंज आएगा, तो यहाँ भी ऑर्डर निकल के आ जाएगा 1। तो दीज बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और यहाँ आपसे पूछे कि अंडर व्हाट कंडीशन बायोमोलिक्यूलर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगी, तो ये बायोमोलिक्यूलर है। अब कंडीशन क्या आ रही है, एक्सेस, तो आपको लिखना होगा व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इन एक्सेस इन कंपैरिजन टू द अदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 18th का ए पार्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। एक बेंज और दूसरा एनॉक्सिया, तो दोनों ही एप्लीकेशंस जो हेनरीज लॉ की हैं वो यहाँ पूछी गई हैं। तो हेनरीज लॉ क्या होता है, P इज प्रोपोर्शनल टू काई, या P इज इक्वल टू KH इंटू काई, जहां पर P होता है पार्शियल प्रेशर, काई होती है सॉल्युबिलिटी, एंड दिस KH इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब बेंज का दूसरा नाम होता है डीकम्प्रेशन सिकनेस, और एनॉक्सिया का दूसरा नाम होता है एल्टीट्यूड सिकनेस। दोनों ही एक तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी बॉडी में क्रिएट होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। तो बेंच की बात हम करते हैं जब सी लेवल से, नॉर्मल जहां हम रहते हैं उससे नीचे जब हम जाते हैं, तो जो डाइवर्स होते हैं वो डाइव डीप इनटू द सी के अंदर जब जाते हैं, जितना नीचे की तरफ वो जाएंगे क्या होगा, ऊपर से पानी का प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो वो ब्रीथ कर रहे हैं, तो जो उनके अंदर एयर जा रही है, एयर की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जितना नीचे वो जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर की वजह से एयर की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब एयर क्या होता है, एयर इज मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। ऑक्सीजन इज बेनिफिशियल फॉर अस, वो तो हमें चाहिए होती है फॉर ऑल आवर बॉडी प्रोसेसेस। जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो नाइट्रोजन की वजह से होती है। ठीक है, जब डाइवर नीचे की तरफ जा रहा है प्रेशर की वजह से, उसके ब्लड के अंदर खूब सारी नाइट्रोजन जो है डिसॉल्व हो जाएगी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब डाइवर नीचे से वापस ऊपर की तरफ आएगा। अगर वो बहुत ही स्पीड के साथ बाहर आने की कोशिश करे तो क्या होगा, जैसे ऊपर आएगा प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो जो नाइट्रोजन अंदर प्रेजेंट थी, जो डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है, वो क्या होगी, एकदम से रिलीज होगी। ऑक्सीजन तो यूज हो चुकी है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, ऑक्सीजन जो अंदर गई वो तो यूज हो गई बॉडी के प्रोसेसेस में। ये जो नाइट्रोजन है दिस इज अनयूज्ड। एक बार तो ये डिसॉल्व हो गई थी ब्लड के अंदर कह लो। नाउ व्हेन ही इज कमिंग आउट, ऊपर आते आते प्रेशर कम हुआ, सॉल्युबिलिटी कम हुई, तो नाइट्रोजन रिलीज हो गई ब्लड में से। जैसे ये रिलीज होगी ऑल ऑफ अ सडन, तो दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द आर्टरीज एंड कैपिलरीज। जैसी कैपिलरीज ब्लॉक होंगी, ब्लड फ्लो रुकेगा, वहां पर बॉडी में बहुत सीवियर पेन होने लगता है, विच में इवन लीड टू डेथ। इस वजह से इसका सोल्यूशन क्या है, जो डाइवर्स अंदर एयर सिलेंडर कैरी करते हैं, दैट एयर सिलेंडर इज डाइल्यूटेड विथ हीलियम। उसमें एयर के साथ थोड़ी सी हीलियम को भी हम ऐड कर देते हैं। उसका रीजन ये है कि हीलियम ब्लड में उतना डिसॉल्व होती नहीं, इसका कोई काम नहीं है ना, इससे कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हीलियम से डाइल्यूट जब करते हैं तो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। मेन प्रॉब्लम नाइट्रोजन की ही वजह से थी, तो इसकी कंसेंट्रेशन को कम किया जाता है यूजिंग हीलियम। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा एनॉक्सिया। एनॉक्सिया तब है जब हम नॉर्मल लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि जनरली जब हम हिल्स में ट्रेवल करते हैं, तो जितना ऊपर जाएंगे, ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन इज वेरी लेस डेंस, उसकी डेंसिटी कम होती है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर कम होगा तो जो सॉल्युबिलिटी है, मोल फ्रैक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज पर हेनरीज लॉ। तो जितना ऊपर हम हाइट पे गए, ऑक्सीजन कम है, उसका प्रेशर कम है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, बॉडी में कम ऑक्सीजन जा रही है। जब बॉडी को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, तो उसकी वजह से वी फील डिजी, ठीक है, नॉजिया वाली फीलिंग आती है, हेडेक हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। द ब्रेन इज अनेबल टू थिंक क्लियरली विद द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसी प्रॉब्लम को हम जब नॉर्मली ट्रेवल करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अलग अलग लोगों को, उसी प्रॉब्लम को बोला जाता है एल्टीट्यूड सिकनेस या फिर एनॉक्सिया। इसी क्वेश्चन का और पार्ट, हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिली एरियाज, राइट द नेम ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। तो सीधा सीधा आपको हिंट मिल रही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। दूसरा आइस की बात हो रही है, ठीक है, आइस क्या होता है, वाटर जब फ्रीज होता है तो आइस बनता है, तो कहीं कहीं हमको हिंट मिल रही है कि दिस इज अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब होता क्या है, सपोज ये स्नो है जो रोड के ऊपर आ चुकी है, जैसे हम सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट,
ना ये उड़ेगा, ना ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और ना नीचे वाले पार्टिकल्स को जल्दी से जाने देगा। तो इन अ वे ये करता क्या है, ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ मिक्स हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन बनने की वजह से वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है। ठीक, अब जैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, नॉर्मली जो वाटर है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री पे, लेकिन जब हमने सॉल्ट को मिक्स कर दिया, सॉल्ट मिक्स होने से सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन 0 पे फ्रीज नहीं होगा, 0 से कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर नियर अबाउट 0 है इन केस। तो जब सॉल्ट को हमने स्प्रिंकल किया है, सॉल्ट उस वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 से काफी कम कर देगा। उतना कम टेम्परेचर वहां पे अवेलेबल अगर नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, जो वाटर फ्रीज हुआ था वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड द स्नो विल ऑल बी क्लियर, रोड्स उससे क्लियर हो जाएंगे। तो सॉल्ट का यही काम है, बीइंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो वेपर प्रेशर को कम करता है, साथ ही साथ वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को कम कर देता है, क्योंकि वाटर अब प्योर वाटर नहीं है, वो सोल्यूशन बन चुका है, और जैसे फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम हुआ, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस वे द रोड्स गेट क्लियर, एंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे आर आस्किंग इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। The next question is IUPAC names of coordination compounds. पहला है CrNH3 whole 4 ONOCl NO3। तो IUPAC नेम्स के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो लेट क्रोमियम बी X। अमोनिया के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। ONO का चार्ज होता है -1, Cl का चार्ज होता है -1, NO3 का चार्ज होता है -1। तो x प्लस 0 -1 -1 -1 इक्वल टू, यहाँ ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है तो हम इक्वल टू 0 ले लेंगे, सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल गई 3। अब जब नाम लिखते हैं तो लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो सबसे पहले NH3 आएगा, ये 4 है, 4 के लिए टेट्रा, और NH3 का नाम होता है अमाइन, AMMINE। उसके बाद अल्फाबेटिकली C आ जाएगा, क्लोराइडो। ONO का नाम होता है नाइट्राइटो O, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है तो हमने O लिखा है यहाँ पर। इन सब के बाद सेंट्रल मेटल आएगा Cr क्रोमियम, ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि हमको मिला था +3। लास्ट में जो बाहर आयन है ये नाइट्रेट है, इसको हम लिख देंगे, तो दिस इज द नेम। नाउ फॉर द सेकंड कंपाउंड, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। तो Na की वैलेंसी हमको पता है +1, तो +1 लेट दिस बी x, +1 + x ये हो जाएगा -2, Cn -1 होता है लेकिन 2 Cn है तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सॉल्व करके x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1। अब Na का नाम है सोडियम, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट आ गया, इसको लिखेंगे तो 2 के लिए डाई, Cn का नाम साइनो या साइनाइडो, Ag वैसे तो हम सिल्वर लिखते हैं, सिल्वर तब लिखा जाता है जब ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट हो पॉजिटिव, लेकिन अभी इस केस में सोडियम पॉजिटिव है और ये हमारा एनाइनिक मतलब सॉरी एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, पहला पार्ट हमेशा पॉजिटिव, दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है। तो ये क्योंकि एनाइनिक है, एनाइनिक में लास्ट में 8 लग जाता है सेंट्रल मेटल के नाम के पीछे, बट सिल्वर को सिल्वरेट नहीं बोलते, सिल्वर का नाम होता है अर्जेंटेट। अगर ये ऐसा नहीं होता, ये पॉजिटिव वाला हमारा कॉम्प्लेक्स होता तो हम Ag को सिल्वर लिखते, बट अभी क्योंकि ये एनाइनिक है इसलिए सिल्वर को हम लिख देंगे अर्जेंटेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है 1। Now the next is again a direct question from biomolecules. What are the hydrolysis products of the following? तो लैक्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? तो लैक्टोज के जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट आपसे पूछा है डीएनए कंटेनिंग थाइमिन। अब डीएनए में 4 बेसेस होते हैं ATGC, उसमें से T उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि थाइमिन ही प्रेजेंट है। अब डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक पेंटोज शुगर होता है, एक बेस होता है और तीसरा फॉस्फेट। फॉस्फेट तो कॉमन ही रहता है, बेस उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि थाइमिन ही लेना है, और लास्ट जो कंपोनेंट है वो है पेंटोज शुगर, यहाँ पे आएगा बीटा डी 2 ऑक्सी राइबोज। अब ये क्या है, पेंटोज शुगर ऐसा है, यहाँ का एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, अगर यहाँ ऑक्सीजन लगा देंगे वो हो जाएगा आरएनए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये डीएनए का पेंटोज शुगर होता है। तो टोटल देयर आर 3 कंपोनेंट्स, पेंटोज शुगर, थाइमिन बेस एंड द लास्ट इज फॉस्फेट ग्रुप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्गेनिक, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स। तो ये कंपाउंड गिवन है 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, यहां पर इसमें ऐड किया NaOH 368 केल्विन और दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन हो रहा है। ध्यान से अगर हम देखें तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डाउस प्रोसेस।
डाउस प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है और अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस होता है, तो सिर्फ क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए होता है। बट यहाँ पर दो नाइट्रो ग्रुप्स ऐड किए गए हैं जो इस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। वैसे यहाँ क्लोरोबेंजीन के जो लोन पेयर है उसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ड्यू टू विच बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं ताकि OH आ पाए। उसी बॉन्ड को वीक करने के लिए, रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ NO2 ग्रुप ऐड कर रखे हैं। अदरवाइज दिस इज अ काइंड ऑफ डाउस प्रोसेस ओनली। तो क्लोरो जो Cl है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH और NO2 अपनी जगह पे रहेंगे, वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, थोड़ा काम हमारा इजी कर रहे हैं। नेक्स्ट एक एल्कीन गिवन है जो कि ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में अलग अलग टाइप के कार्बन है, साथ में HBr ऐड करना है। तो हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हम लगाते हैं मार्कोनिकॉप्स रूल, जो कि कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो डबल बॉन्डेड ये दो कार्बन है, यहाँ पे सेकेंड वाले के पास कम हाइड्रोजन है, तो इसको मिलेगा ये नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट इस वाले को मिल जाएगा, तो ये बनेगा CH2 और यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा Br। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम सेट नंबर 2 जो सेट 1 से अलग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है राइट द फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग। मर्करी फर्स्ट टेट्रा थायोसाइनेटोएस कोबाल्टेट थर्ड। तो यहाँ पे मर्करी हो गया Hg, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 दे रखा है, इस 1 का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद टेट्रा का हो गया 4, थायोसाइनेटो होता है SCN। उसके बाद बता रखा है S से वो जुड़ा है तो S से ये शुरू होगा, SCN हो गया। कोबाल्टेट मतलब CO और कोबाल्टेट का ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद एक काम यहाँ और करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का ओवरऑल चार्ज हम लोग फाइंड करते हैं। वो चार्ज जो होता है या तो इसके ऊपर आता है, वो तब आएगा जब कोई काउंटर आयन नहीं होगा, बट क्योंकि यहाँ काउंटर आयन प्रेजेंट है तो इसका जो चार्ज होगा वो इधर हम लोग इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। कोबाल्ट का चार्ज हमको दे रखा है +3, उसके बाद SCN का खुद का चार्ज -1 होता है और 4 SCN है तो टोटल हो जाएगा -4, ओवरऑल रिजल्ट निकला -1। तो अगर काउंटर आयन नहीं होता हम यहाँ माइनस साइन लगा देते, बट क्योंकि काउंटर आयन है तो साइन इग्नोर हो जाएगा, वो जो 1 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। नाउ फॉर द सेकंड, डाइक्लोराइडो, 2 क्लोरीन होगा डाइक्लोराइडो, बिस भी 2 होता है और ये कॉम्प्लेक्स के लिए यूज किया जाता है। इथेन 1,2 डायमाइन, इसको हम शॉर्ट में EN से डिनोट करते हैं और बिस का मतलब हो गया 2, 2 EN ग्रुप्स हैं यहाँ पर। फिर आ गया प्लैटिनम, ये रहा प्लैटिनम सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल हमेशा यहाँ स्टार्टिंग में लिखा जाता है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। प्लैटिनम 4 है, लास्ट में आता है नाइट्रेट। तो सेंट्रल मेटल के बाद जो दे रखा है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जाएगा, वो काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन को हमने बाहर लिख दिया। अब जो है इस पूरे का चार्ज हम लोग कैलकुलेट करेंगे ताकि नाइट्रेट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें। तो प्लैटिनम का चार्ज दे रखा है 4, उसके बाद जो Cl है इसका चार्ज -1 होता है, लेकिन 2 क्लोरीन है तो -2 हो गया। इथेन 1,2 डायमीन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसका चार्ज 0 होगा, ओवरऑल हमको मिल गया 2। तो इस पूरे का चार्ज जो 2 निकला है वो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द शुगर प्रेजेंट इन शुगर केन। तो शुगर केन में जो प्रेजेंट होता है उस शुगर का नाम होता है सुक्रोज। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ दिस शुगर। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हमको मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ये दो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद वो पूछते हैं इज दिस रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। तो आपको याद रखना है जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं और डाइसेक्राइड्स हैं वैसे तो वो रिड्यूसिंग होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका रीजन है कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एनोमेरिक कार्बन होते हैं वो बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि इनका एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो नहीं सकता, उसकी वजह से ये हो जाता है नॉन रिड्यूसिंग। तो सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड दिस इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स। यहाँ इन द फर्स्ट पार्ट क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3Cl के साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो सबसे बड़ी हिंट हमको यहीं से मिल रही है, सोडियम की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन वुड्स फिटिग एंड वुड्स फिटिग है। यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड है, दूसरा एराइल हैलाइड है, यानी कि दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन, दोनों अलग अलग हैं।
एल्काइल हैलाइड के लिए वुड्स, एराइल हैलाइड के लिए फिटिक। तो वुड्स फिटिक में क्या होता है, 2 सोडियम हम लोग लेंगे तो 2 Na और 2 Cl आपस में मिलकर के चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 NaCl। जो पार्ट्स बचे वो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग में आकर के अटैच हो जाएगा CH3 और हमको मिल जाएगा टोलुइन। तो याद रखना सोडियम की वजह से ये हो गई वुड्स फिटिक रिएक्शन। नाउ इन द नेक्स्ट केस, 2 OH वाले ग्रुप्स हमको दिखाई दे रहे हैं इनटू बेंजीन रिंग, यहाँ पे HBr हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब नॉर्मल एल्कीन होती तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा के हम लोग उसमें H पॉजिटिव और Br नेगेटिव को ऐड कर देते, लेकिन ये वाले ग्रुप अब रिंग के अंदर तो ऐड नहीं हो सकते ड्यू टू रेजोनेंस। अब जो भी रिएक्शन होगी वो इन दोनों में होगी। यहाँ रिएक्शन हो नहीं सकती बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की वजह से यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ये वाला OH रिप्लेस होगा विथ Br। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, बेंजीन रिंग में यहाँ OH अपनी जगह पर रहेगा, इधर CH2 जो OH है उसकी जगह पे आ जाएगा Br एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट। नाउ डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सेट 3। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे गए हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो डबल कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें जो पहला पार्ट है वो होगा केटाइनिक, दूसरा पार्ट हो जाएगा एनाइनिक, तो उसके हिसाब से हमको नाम लिखने पड़ेंगे ना, इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा। तो यहाँ पर 2 के लिए आ गया डाई, NH3 का नाम होता है अमाइन, Ag हो गया सिल्वर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं इतने पार्ट में, तो लेट इट बी X। अमोनिया न्यूट्रल होता है 0, तो X + 0 = +1, X की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1। इन द सेकेंड केस 2 के लिए हो गया डाई, CN के लिए हो गया साइनाइडो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर Ag का नाम अब सिल्वर नहीं आएगा क्योंकि ये एनाइनिक है कॉम्प्लेक्स। एनाइनिक में जो Ag है इसका नाम होता है अर्जेंटेट, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 1 ही निकलेगा। कैसे, लेट इट बी X, X -2 = -1, सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो दिस इज द IUPAC नेम। नाउ इन द सेकेंड केस ये हमारा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, तो 3 के लिए हम लिखेंगे ट्रिस। अब यहाँ ट्राई नहीं आएगा, ट्रिस आएगा क्योंकि EN इज अ कॉम्प्लेक्स वाला लिगेंड। अब EN का नाम होता है इथेन 1,2-डायमीन, CO हो गया कोबाल्ट, यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, बाद में हमारे पास SO4 है जिसका नाम होता है सल्फेट। अब फाइंड कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लेट इट बी X, लेकिन 2 है तो ये हो जाएगा 2X, वहां लिखा हुआ है। EN न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0 होगा तो लेना ही नहीं है। सल्फेट का चार्ज -2 होता है, लेकिन 3 सल्फेट है तो टोटल हो जाएगा -6 = 0 लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल गई 3। तो दीज आर द IUPAC नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the effect of denaturation on the structure of proteins? What are the common types of secondary structure of proteins? तो पहले समझ लेते हैं डीनेचुरेशन का मतलब, डी का मतलब खराब करना और नेचर आप समझ जाइए किसी का भी नेचर। तो जो प्रोटीन है उसके नेचर को हम कैसे खराब कर सकते हैं, 2 तरीके हैं, बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल का मतलब टेम्परेचर चेंज करके, केमिकल का मतलब pH को चेंज करके। तो 2 तरीके से हम प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं। उससे होगा क्या, तो जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है 4 डिग्री वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 डिग्री, 3 डिग्री वाला कन्वर्ट होगा इनटू 2 डिग्री, और 2 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता डीनेचुरेशन का, यानी कि जितने उसके बीच में बॉन्ड्स थे वो टूटते वो 4 डिग्री से 1 डिग्री तक आएगा, बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट। अब वो पूछते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये 2 टाइप के हो सकते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड, और अगर टर्शरी पूछा जाए ये भी 2 टाइप के होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे हैं मेजर प्रोडक्ट्स, तो CH3 + KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एंड हीट। जब भी KOH किसी क्वेश्चन में मिलता है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है वेदर इट इज एक्वस KOH या फिर एल्कोहलिक KOH, क्योंकि दोनों का रोल अलग अलग होता है। एक्वस KOH हेलोजन की जगह OH को ऐड कर देता है, लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH हो, क्योंकि यहाँ इथेनॉल है मतलब एल्कोहल है, एल्कोहलिक KOH करवाता है एलिमिनेशन। तो इसके स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ ड्रॉ किया, C के साथ Br है और 3 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। एलिमिनेशन कैसे होगा, एक कार्बन से जाएगा Br और इसके किसी नेबर से एडजेसेंट कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन, तो तीनों नेबर्स एक ही जैसे हैं, कोई भी आप एक कार्बन पकड़ो उसका एक हाइड्रोजन निकाल दो,
तो HBr यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ इन दोनों से एक एक ग्रुप गया तो इनके बीच में हमको मिल जाएगा डबल बॉन्ड। इन द नेक्स्ट केस एक गिवन कंपाउंड है जिसमें हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। दिस इज इंपॉर्टेंट। हीट के प्रेजेंस में होता है जनरली सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूशन रिंग के अंदर डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो ये जो साइड चेन है यहाँ पर होगा। ऐसे केसेस में जो सब्सटीट्यूशन है वो मेनली बेंजाइलिक कार्बन पे होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजंस। तो ये बेंजीन के साथ जो कार्बन जुड़ा है दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। इसका हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एक ब्रोमीन से, तो इसकी जगह हमने Br ऐड कर दिया। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट।